Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today this is our lecture number 12 और आज के लेक्चर में हम लोग लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशंस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 की आपके साथ वीडियोस शेयर की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने वेजेस को किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं या डिफरेंट वेज प्लान्स क्या होते हैं, उसमें हाउ आपको देने की कोशिश की थी। होप सो कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम लोग उन्हीं वेज प्लान्स को यूज करके और उसके ऊपर फर्दर कुछ कैलकुलेशंस जो हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं अपनी वेजेस की कैलकुलेशन के लिए या लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे थ्रू आवर एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स। उस हवाले से मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक में के 15th एडिशन में से कुछ एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है। हम लोग जो है वो बारी बारी उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वेज प्लान्स, और किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं या डिडक्शंस होती हैं एक एम्प्लॉइज की, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो उसी बेसिस के ऊपर जो है वो उस कॉस्ट को या उन लेबर कॉस्ट को या वेजेस को हम किस तरीके से जर्नलाइज करते हैं, मीन उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो हम आज के लेक्चर के अंदर थ्रू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉब्लम शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसके सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। Here I have an exercise E10. In this exercise हम लोग जो है वो एम्प्लॉइज अर्निंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उन अर्निंग्स की बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉइज के टैक्सेस बनते हैं उनको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। A weekly payroll summary made from the labor time records shows the following data for Musketeers Manufacturing Company. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका जो लेबर टाइम रिकॉर्ड्स हैं, जो कि नॉर्मली लेबर के जो लेबर आवर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए या उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसको हम लोग लेबर टाइम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। उनसे हमें जो है वो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ एम्प्लॉइज के नाम दिए गए हैं और आगे उनकी क्लासिफिकेशन है और उनका जो आवर्ली रेट दिया गया है वो क्या है, ये हमें मेंशन है यहाँ पे, और उनके जो रेगुलर आवर्स हैं वो कितने हैं, और उन्होंने जो ओवर टाइम काम किया है, मीन रेगुलर आवर्स से जो उन्होंने ज्यादा काम किया है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन है ओवर टाइम के अंदर। ओवर टाइम इज पेएबल एट 1.5 times द रेगुलर रेट ऑफ द पे। ओवर टाइम जो है वो उनको रेगुलर रेट से 1.5 टाइम जो है वो दिया जाता है। मीन जो अगर उनको रेगुलरली $12 दिए जाते हैं एक आवर के, जो उनका ओवर टाइम होता है वो उनको जो है वो 1.5 गुना मिलता है। मीन 12 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है वो एक ओवर टाइम का रेट निकल आएगा। ओके, and employee and is distributed to all jobs worked on during the period। और वो जो ओवर टाइम होता है उसको वो तमाम की तमाम जॉब्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओवर टाइम की बेसिकली हम लोग दो तरीकों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम लोग ओवरऑल तमाम जॉब्स को चार्ज कर दें, या फिर हम लोग किसी स्पेसिफिक जॉब को, उसी जॉब को चार्ज कर दें। अगर हम तमाम जॉब्स को चार्ज करेंगे तो फिर हम लोग उस पे जो ओवर टाइम की कॉस्ट होगी उसको हम लोग FOH को चार्ज करेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू दिस क्वेश्चन। ओके, अब हमने मालूम क्या करना है, डिटरमिन द नेट पे ऑफ ईच एम्प्लॉय, द इनकम टैक्सेस विद हेड फॉर ईच एम्प्लॉय अमाउंट टू 15% ऑफ द ग्रॉस वेजेस। हमने हर एक एम्प्लॉय के जो अर्निंग्स हैं वो कैलकुलेट करनी है।
और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो भी उनकी अर्निंग्स होंगी उनके ऊपर 15% उनका जो है वो इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चूंकि ये एक अमेरिकन बुक है इसलिए यहाँ पे अमेरिकन टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, तो हम लोग उसी के मुताबिक ही तमाम कैलकुलेशंस करना भी सीखेंगे। और इन्हीं टैक्सेस को, इन्हीं कैलकुलेशंस को आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को उसमें थोड़ा सा गाइड भी करूंगा कि कौन कौन से टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी डिडक्शंस की सूरत में आ सकते हैं, वो आप लोग उस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चूंकि अमेरिकन बुक है इसलिए हम लोग यहाँ पे उसकी जो कैलकुलेशंस है वो उसी के मुताबिक करेंगे। एक्सरसाइजेस के शुरू में हमें वो उनके रेट्स दे दिए गए हैं, वो मैं आप लोगों को एक दफा जो है वो चेक करा देता हूं कि कौन से रेट्स जो हैं वो उन्होंने हमें इस हवाले से दिए हैं कि जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे FICA टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों देते हैं 8% ऑफ द फर्स्ट 100,000 ऑफ अर्निंग्स पर एम्प्लॉय पर कैलेंडर ईयर। और अगर पूरे साल में उसकी 1 लाख की अर्निंग्स होती हैं तो उसके ऊपर 8% जो है वो उसको पे करना पड़ता है, बीइंग एन एम्प्लॉय उसकी डिडक्शन होती है। स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4% है ऑफ द फर्स्ट 8,000 ऑफ द अर्निंग पर एम्प्लॉय पर कैलेंडर ईयर। पर कैलेंडर ईयर 8,000 उसकी जो एम्प्लॉय की अर्निंग्स होती हैं उसके ऊपर 4% उसका जो है वो स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है। फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स 1% ऑफ द फर्स्ट 8,000 ऑफ अर्निंग्स पर एम्प्लॉय। और अर्निंग्स जो एम्प्लॉय की अर्निंग्स होती हैं उसका 8,000 जो उसकी फर्स्ट 8,000 उसकी अर्निंग्स होंगी उसके ऊपर जो है वो 1% जो है उसका ये वाला टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है। और फेडरल इनकम टैक्स विद होल्डिंग 10% ऑफ ईच एम्प्लॉयज ग्रॉस अर्निंग। और फेडरल इनकम टैक्स जो 10% होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने फेडरल इनकम टैक्स जो 15% हमें गिवन दे दिया है। हम लोग इन्हीं टैक्सेस को यूज करके यहाँ पे भी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में हमें उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने डिटरमिन द नेट पे ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की नेट वेजेस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग इसको एक टेबल बना लेते हैं इसी तरीके से, एम्प्लॉयज के नाम लिख के और फिर उनकी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इनकी कैलकुलेशंस होंगी। मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके सिखा सकूं। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं वो बना लेते हैं। ये है बेसिकली जी प्रॉब्लम है जी 310। प्रॉब्लम 310 है वेंडर बैग के 15th एडिशन में से। सबसे पहले हम लोगों ने जो कॉलम्स बनाने हैं वो है, सबसे पहले है जी हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन सा है, फिर उसके बाद हम लोग यहां पे कॉलम बनाएंगे उसकी रेगुलर अर्निंग्स, क्योंकि दो तरह की अर्निंग्स होंगी एक एम्प्लॉय की, एक रेगुलर अर्निंग्स और एक ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब क्या है कि जो उन्होंने ओवर टाइम काम किया है उसके ऊपर उनको जाहिर है ज्यादा रेट मिलेगा, इस वजह से उनका ओवर टाइम प्रीमियम बनेगा। तो हम लोग जो दो कॉलम बना लेते हैं, एक रेगुलर अर्निंग्स का और एक ओवर टाइम प्रीमियम का। ओवर टाइम प्रीमियम, ओके। फिर उसके बाद है जी उसकी आ जाएगी टोटल अर्निंग्स, और इसमें से हम लोगों ने उनकी डिडक्शंस करनी है। तो एक डिडक्शन ये है कि FICA टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है 8% के रेट के साथ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स उसमें से डिडक्ट होता है। और आखिर में फिर उनकी जो है वो नेट अर्निंग्स आ जाएंगी कि उन्होंने नेट कितना कमाया है, ये हम लोग यहाँ पे अर्निंग्स उसकी लिख लेंगे। तो सबसे पहला एम्प्लॉय जो है वो है हमारे पास, जो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज ब्राउन डी। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय है जैक्सन डी। फिर उसके बाद है जी लव जे।
फिर उसके बाद जी एंडरसन सी एंड रेमंड बी, ये उन एम्प्लॉइज के नाम हैं। अब हम लोग इनकी रेगुलर अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि उन्होंने कितने रेगुलर आवर्स काम किया है, उन्होंने कितने आवर्स काम किया है। तो सबसे पहले अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि ये आर्ली वेज रेट प्लान यूज हो रहा है, आर्ली वेज प्लान है ये, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे आवर्स, कितने आवर्स उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद उनका आगे लिखेंगे रेट, उनका आर्ली रेट क्या था, और फिर आखिर में इनकी अमाउंट निकल आएगी कि कितनी अमाउंट बनती है उनकी उस आवर्स के हिसाब से। तो हम ये देख लेते हैं जी कि ब्राउन डी ने कितने आवर्स काम किया है। मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन दोबारा से शेयर करता हूं और हम लोग उस टेबल पे चले जाते हैं और देखते हैं कि उसने कितने आवर्स काम किया है। ब्राउन डी ने रेगुलर आवर्स काम किया है 40 और ओवर टाइम में उसने काम किया है 2 आवर्स। तो टोटल आवर्स जो उसने काम किया है दैट इज 40 प्लस 2 दैट इज 42 आवर्स। तो 42 आवर्स जो है वो हम लोग उसके टोटल आवर्स के अंदर जो उसने काम किया है उसमें लिख देंगे। उसके बाद जैक्सन डी ने 40 रेगुलर आवर्स हैं उसके और 3 उसने ओवर टाइम आवर्स काम किया है, तो 43 आवर्स उसने काम किया। लव जे ने 40 आवर्स रेगुलर काम किया और 4 उसने आवर्स जो है ओवर टाइम लगाया, इसलिए 44 आवर्स इसके बन गए। और एंडरसन सी के 40 आवर्स हैं और रेमंड बी के भी 40 आवर्स हैं। तो इन्हीं तमाम को हम लोग जो है वो अपने टेबल के अंदर नोट कर लेते हैं। मैं वापस सॉल्यूशन पे जाता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं जो कि पहले वाले ने आवर्स ने काम किया था 42 आवर्स, 40 प्लस 2, 40 उसके रेगुलर आवर्स थे, 2 उसके ओवर टाइम था। फिर उसके बाद इसने 43 आवर्स काम किया है, 40 इसके रेगुलर आवर्स थे, 3 इसका ओवर टाइम था। फिर उसके बाद इसने 44 आवर्स काम किया है, 40 इसके रेगुलर आवर्स थे, 4 आवर्स इसका ओवर टाइम था। और इसने एंडरसन ने 40 आवर्स काम किया है और रेमंड ने भी 40 आवर्स काम किया है। फिर इनके बाद इनका रेट क्या था, दैट रेट इज आल्सो गिवन टू अस, ये हमें मालूम है, हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये आर्ली रेट इन एम्प्लॉइज का दिया गया कि हम हर एम्प्लॉय को क्या आर्ली पे करते हैं, ये आर्ली वेज रेट के हिसाब से हम लोग उनको जो है वो वेजेस पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा जी कि पहले का रेट है 12, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका 12 लिख दिया। दूसरे का भी रेट जो है वो है 12, ये डॉलर्स अमाउंट में है, इसका भी रेट 12 है। फिर तीसरे का रेट 15 है, चौथे का रेट 9 है और पांचवें का रेट जो है वो 18 है। रेमंड बी को हम 18 पर आर पे करते हैं। अब इनकी अमाउंट कैसे निकलेगी, 42 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। 42 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो ये आ जाएगी हमारे पास $504, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। हमने 42 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $504 आ गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने 43 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 516 की अमाउंट ये आ गई। फिर इसके बाद 44 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 660 की अमाउंट हमारे पास ये आ गई। 40 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 360 अमाउंट ये आ गई। और इसी तरीके से 40 को जब हम लोगों ने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 720 की अमाउंट इधर आ गई। और जब हम लोगों ने इन तमाम को कैलकुलेट करके टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ गई 2760 की अमाउंट आ गई, टोटल अर्निंग्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तमाम एम्प्लॉइज की जो अर्निंग आ गई, जो रेगुलर अर्निंग्स थी, मीन जो उन्होंने रेगुलर रेट के ऊपर जो हम लोगों ने उनको अदायगी की है, वो उस लिहाज से हम लोगों ने इनका जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि उनके जो टोटल वर्कड आवर्स थे और मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट कर दिया तो उनके पास ये वाला आ गया। अब हम कर लेते हैं जी ओवर टाइम प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी हम लोग उनके आवर्स लिखेंगे, फिर उनका प्रीमियम रेट लिखेंगे। प्रीमियम रेट जो है वो ये कितना आएगा, प्रीमियम रेट लिखना है हमने रेगुलर रेट नहीं लिखना, प्रीमियम रेट लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन हम उनको क्या इजाफी पे कर रहे हैं ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि रेगुलर तो हमने यहाँ पे ही डाल लिया है, क्योंकि जो 2 थे उनको रेगुलर रेट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने रेगुलर अर्निंग्स के अंदर शामिल कर दिया है, उसके ओवर टाइम आवर्स को भी। लेकिन ओवर टाइम उनको हम लोग
रेगुलर रेट से नहीं अदा कर रहे, कुछ ज्यादा पे कर रहे हैं, जो हम उनको ज्यादा पे कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो अमाउंट लिख देंगे। ओके, अब हमने कहा जी इसके जो ओवर टाइम आवर्स थे वो थे 2, इसके ओवर टाइम आवर्स थे 3 और इसके ओवर टाइम आवर्स थे 4 और इन दोनों के कोई भी आवर्स नहीं थे। अब इसका जो ओवर टाइम प्रीमियम बनता है वो होता है जी 1.5 गुना में रेगुलर आर, रेगुलर तो है 1 टाइम इज द रेगुलर, इजाफी क्या मिलेगा, हाफ इसको इजाफी मिल रहा है। मीन हम लोग उसको रेगुलर रेट जो है वो 12 रुपए अदा कर रहे हैं, $12 दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसको प्रीमियम दे रहे हैं वो आता है, हम उनको रेगुलर रेट दे रहे हैं, यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, रेगुलर रेट दे रहे हैं 12 और जब आप उनको प्रीमियम अदा करेंगे तो 1.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको प्रीमियम दे रहे हैं 18। अब 18 में से रेगुलर 12 तो रेगुलर हैं और फिर इजाफी हम कितना अदा कर रहे हैं, दैट इज 6 पर आवर, 6 पर आवर हम उनको इजाफी अदा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इजाफी लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर और इजाफी दोनों मिला के नहीं लिखने, रेगुलर तो हमने इधर डाल दिया है, इधर शामिल कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन क्या करना है, सिर्फ इजाफी रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। या इसको दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों ने कहा कि रेगुलर रेट है उसका 12 और हम लोग उसको एडिशनल जो पे कर रहे हैं वो है 0.5, मीन हाफ उसको एडिशनल दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 6 पर आर जो है वो उसको हम प्रीमियम अदा कर रहे हैं। दैट इज नॉट रेगुलर, दैट इज प्रीमियम, प्रीमियम ओनली, इजाफी जो अमाउंट है वो हम लोग प्रीमियम कहते हैं उसको, और हम यहाँ पे उसको प्रीमियम की अदायगी कितनी कर रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा जी इसका जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 6 पर आर, $6 पर आर, इसका प्रीमियम बनता है ये भी $6 पर आर बनता है, और इसका जब हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया तो आप जरा गौर करें कि 15 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा जी 7.5 पर आर, इसका जो है वो प्रीमियम बन जाएगा। या दूसरे तरीके से अगर आप करते हो तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22.5, और उसमें से जब आप 15.0 को जो उसका रेगुलर रेट है वो माइनस कर देंगे तो जो इजाफी अमाउंट आ जाएगी दैट इज 7.5। तो याद रखें हमने यहाँ पे प्रीमियम चूंकि कैलकुलेट करना है तो ओवर टाइम प्रीमियम में हमने इजाफी अमाउंट उनको क्या पे कर रहे हैं हमने सिर्फ वो कैलकुलेट करनी है। तो इजाफी रेट इसका बनता है 7.5, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 12, ये हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 18, और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 30, और हमने इसको जब टोटल कर लिया इन तमाम का, इसका 0 और इसका भी 0 क्योंकि इनका ना तो कोई रेट है और ना ही इनका कोई ओवर टाइम प्रीमियम है। ओके, और इनके मुताबिक जब हम लोगों ने टोटल किया तो दैट इज $60 इसकी जो है वो टोटल आ गई। रेगुलर अर्निंग्स जो एम्प्लॉइज हैं उनकी टोटल जो अर्निंग्स हैं वो बनती हैं 2760, और जो उनकी ओवर टाइम प्रीमियम है, मीन जो हमने ओवर टाइम की वजह से उनको हायर रेट दे के जो हम लोग इजाफी अमाउंट पे कर रहे हैं वो हम लोग उनको $60 की अमाउंट दे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको जो उन्होंने काम किया उनका रेगुलर रेट तो हमने 12 दे रहे थे, तो जो हम लोग रेगुलर अमाउंट जो है वो हमने दोनों को लहदा इसलिए कैलकुलेट किया है कि रेगुलर अमाउंट जो है वो हम लोग चार्ज करेंगे स्पेसिफिक जॉब को या फिर वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को, लेकिन जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो चूंकि हम लोगों ने तमाम जॉब्स को चार्ज करना है तो इसलिए हम लोग इसको अलहदा से कैलकुलेट करने, क्योंकि हमने ये वाली अमाउंट जो है वो FOH को चार्ज करना है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने इन दोनों को अलहदा से कैलकुलेट करके सीखने की कोशिश की है। ओके, जब हम लोग इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे, मीन 504 को और 12 को, तो टोटल अर्निंग्स आ जाएगी। तो ब्राउन डी की टोटल अर्निंग आएगी 504 प्लस 12 करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा जी 516। फिर इसके बाद इन दोनों को आप 516 को और 18 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 534। इन दोनों को ऐड करेंगे आप लोग 660 और 30 को करेंगे तो ये आ जाएगा जी 690, और ये इसी तरीके से 360,
और ये इसी तरीके से 720 आ जाएगी और टोटल अर्निंग जो है वो इनकी बनेगी। जब हम लोग इन तमाम कॉलम को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2820। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज ने जो टोटल कमाया है वो है 2820, जो उनमें से जो रेगुलर अर्निंग्स हैं वो 2760 हैं, जो कि हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, जो रेगुलर प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे, और उनमें से जो ओवर टाइम लगाने की वजह से उनको इजाफी अदायगी की गई है, मीन एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है, रेगुलर रेट से ज्यादा अदा किया गया है, दैट इज $60। इस तरीके से उनकी टोटल अर्निंग्स बनेगी 2820 की। इस तरीके से हम लोग उनकी टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इनकी जो है वो FICA टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 8% जो है वो FICA टैक्स बनता है। तो 8% जो है वो हम लोग 516 का 8% ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ये उनकी जो टोटल अर्निंग्स होंगी उसका हम लोगों ने 8% कैलकुलेट करना है। तो हम लोग 8% इसका कैलकुलेट कर लेते हैं 516 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 41.28, ये राउंड ऑफ करके। ओके, फिर उसके बाद जो है वो 534 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 42.72। फिर उसके बाद हम लोगों ने 690 का 8% लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 55.20। ये मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, 8% के साथ सबको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहा हूं ये वाली अमाउंट। फिर 360 का 8% लिया तो हम लोग हमारे पास आ गया 28.80। फिर इसके बाद हमने 720 का 8% लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 57.60। इस लिहाज से हमारे पास इसकी भी टोटल अमाउंट आ जाएगी। जब हम लोगों ने इन तमाम को टोटल किया तो टोटल FICA टैक्स जो आया हमारे पास वो आ जाएगा जी 225.60। 225.60 ये हमारे पास जो वो टोटल उसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब इनकम टैक्स जो है वो हमें गिवन है कि 15% जो है वो इनकम टैक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो 15% के साथ हम लोग उसकी टोटल अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 15% के साथ। तो जब आप लोग 516 को 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 77.40 पहले वाले का। फिर आप लोग 534 का 15% लेंगे तो ये आ जाएगा 80.10। फिर उसके बाद आप 690 का 15% लेंगे तो ये आ जाएगा 103.50। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो 360 का 15% लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54.0। फिर उसके बाद 720 का आप 15% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 108.0। और इसी लिहाज से जब आप इन तमाम को टोटल कर लेंगे इन टोटल टैक्सेस को तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल जो इनकम टैक्स आएगा वो आ जाएगा 423.0। 423.0 आपके पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स क्या है, ये उनकी टोटल अर्निंग्स थी, ये जिसको मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर दिया है ये इनकी टोटल अर्निंग्स थी, और ये इनकी इसमें से डिडक्शंस थी। ये बेसिकली क्या है, हम हर इंप्लॉय की डिडक्शंस कर रहे हैं, ये उनकी डिडक्शंस थी। तो जब आप लोग टोटल अर्निंग्स में से ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो उनकी नेट अर्निंग्स आ जाएगी। इनके दरमियान में आप लोग टोटल डिडक्शंस का भी कॉलम बना सकते हैं, टोटल डिडक्शंस का भी कॉलम आप बना सकते हैं इन दोनों के दरमियान में। चूंकि हमारे पास जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला कॉलम नहीं बना रहा हूं। तो आप लोग दोनों कॉलम को टोटल करके टोटल डिडक्शंस का कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप लोगों ने अब इन दोनों को आपने माइनस जब करना है 516 में से 41.28 और 77.40 जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 397.32। 397.32 हमारे पास जो है वो पहले वाले की अमाउंट आ गई। फिर 534 में से ये दोनों अमाउंट्स को जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 411.18।
ये आपके पास जो है वो सेकंड की अमाउंट आ जाएगी। फिर 690 में से 55.2 और 103.5 जब आप ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 531.30 जो है वो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर आप इन दोनों को 360 में से 228.80 और 54 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 277.20 और 720 में से जब 57.6 और 108 माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा जी 554.40 ये आ जाएगी अमाउंट। और जब आप लोग इन पूरे कॉलम का टोटल करेंगे तो आपके पास नेट अर्निंग्स आ जाएगी पूरे एम्प्लॉइज की, तमाम एम्प्लॉइज की जो वीक की नेट अर्निंग्स आ जाएंगी ये हमारे पास। तो हमारे पास ये टोटल आता है 2171.41, 2171.40 जो है वो ये हमारे पास 2171.40 ये हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी 2171.40 ये हमारे पास जो वो नेट अर्निंग्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट आर द रेगुलर अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉइज, what are the overtime premium of those employees, and what are the total earnings, and what are the amounts of deductions from these employees, क्योंकि हम हर एम्प्लॉय की अकाउंट में से कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट करते हैं और नेट उसको पे करते हैं। और हर एक एम्प्लॉय की जो नेट अर्निंग्स है या नेट वेजेस जो हैं ये हमारे पास जो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। और इस तरीके से आप इन तमाम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। होप्स हो कि आप इन तमाम कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। Now we will see what is the next requirement of the question. मैं दोबारा से क्वेश्चन पे जाता हूं और हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग: रिकॉर्डिंग द पेरोल, पेइंग द पेरोल, और नंबर 3 पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेरोल एंड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस। ये बेसिकली 4 उन्होंने कहा जी कि हमें एंट्रीज करनी है जिसके मुताबिक हम लोग जो है वो उसी टेबल को यूज करके हम ये चारों एंट्रीज करेंगे। मैं आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन शेयर करता हूं। और यहां पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट है हमारे पास 2 या बी रिक्वायरमेंट है और बी रिक्वायरमेंट में 1 है। सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री करनी है रिकॉर्डिंग द पेरोल। जब पेरोल को रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले बेटे याद रखें कि पेरोल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। पेरोल अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसकी अमाउंट क्या होगी पेरोल अकाउंट के डेबिट करने की, ये मैं आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन से बताने की कोशिश करूंगा जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है। तो जो टोटल अर्निंग्स होंगी बेटे यहां पे 2820 की जो हम लोगों ने यहां पे टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट की थी, ये 2820 की ये हमारी टोटल अर्निंग्स है और ये हमारा पेरोल बनेगा। तो हम लोग इसके इस अमाउंट के साथ इसको जो है वो डेबिट कर देंगे। 2820 की अमाउंट से हम लोग इसको डेबिट करेंगे। ये टेबल हम लोग ये एंट्रीज करने के लिए ही बनाते हैं क्योंकि हमें ये एंट्रीज करना होती है और उसके लिए हमें पेरोल की अमाउंट चाहिए, फिर उसकी डिडक्शंस की अमाउंट चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो नेट वेजेस इसमें से जो कितने आएंगे वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होते हैं। तो इसलिए हमें ये टेबल जो है वो ये एंट्रीज करने के लिए ही बनाना होता है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला टेबल पहले बनाया है। ओके, पेरोल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो जो डिडक्शंस की हुई होंगी, यहां पे हमने सिर्फ 2 डिडक्शंस की हैं, FICA टैक्स है और इनकम टैक्स है। इन दोनों की हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और चूंकि ये लायबिलिटी बनती है, ये हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये लायबिलिटी बनेगी। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे FICA टैक्स पेएबल, ये पेएबल बनेगा और इसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, ये भी हमारा क्रेडिट होगा। और इसके साथ ही हम लोग तीसरी चीज जो बाकी बच जाने वाली अमाउंट होगी उसको हम कहेंगे वेजेस पेएबल,
कि ये वाले वेजेस हमने अदा करने हैं, ये भी हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, FICA टैक्स पेएबल हमने जो कैलकुलेट किया था अभी वो है 225.60, ये हमने पहले वाले कॉलम की जो अमाउंट कैलकुलेट की थी इससे हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 225.60। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इनकम टैक्स पेएबल हमने किया था 423.0, तो ये हम लोग अमाउंट वहां पे लिख देंगे 423.00। ये हमारे पास इसकी इनकम टैक्स की आ जाएगी। और नेट वेजेस क्या आएंगे, जो नेट अर्निंग्स होंगी ये हमारे पास नेट वेजेस आ जाएगी, क्योंकि हमने इन टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 2171.40। तो ये हम लोग 2171.40 जो है वो 40 जो है वो ये हम लोग यहाँ पे इसकी नेट वेजेस पेएबल की अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री टू रिकॉर्ड पेरोल। पेरोल को रिकॉर्ड करने की इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे और इसकी नरेशन होगी रिकॉर्डिंग द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर अ पर्टिकुलर वीक, जो भी आपका वीक होगा, ये इसको आप लोग रिकॉर्डिंग द पेरोल। पेरोल को आप अक्रूड पेरोल को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उसकी बेसिकली एंट्री है। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री है पेमेंट ऑफ वेजेस। जब आपने वेजेस पेएबल जो अमाउंट होगी इसको आप डेबिट कर देंगे। वेजेस पेएबल, ये जो आपने क्रेडिट किया था इसको आप डेबिट कर देंगे और कैश की अमाउंट को या बैंक के अमाउंट को आप क्या कर देंगे, बैंक के अकाउंट को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस लिहाज से ये हमारे पास बनेगा 2171.40 और 2171.40। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज पेड, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज पेड, हमने वेजेस को पे कर दिया है। इस एंट्री के जरिए से हम लोग उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी एंट्री है हमारे पास नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस के लिए हम क्या करते हैं कि जो जो वेजेस जो डायरेक्ट होंगे उनको हम लोग वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, जो इनडायरेक्ट वेजेस होंगे उनको हम लोग FOH को चार्ज करेंगे, और जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो भी हमें कहा गया है कि वो आपने FOH को चार्ज करना है, और जो हमने पेरोल को डेबिट किया था उसी अमाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से देख लेते हैं कि कहीं पे उन्होंने हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लॉइज की कोई जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि कौन से इंप्लॉइज जो हैं वो डायरेक्ट हैं और कौन से इंप्लॉइज जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और ये जो 3 इंप्लॉइज हैं ये डायरेक्ट इंप्लॉइज हैं, और ये वाले जो 2 इंप्लॉइज हैं ये इनडायरेक्ट इंप्लॉइज हैं। इन तीनों की जो वेजेस होंगे वो किसको चार्ज होंगे, वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होंगे, और इनके जो वेजेस होंगे ये क्या होंगे, ये FOH को चार्ज होंगे, और बाकी जो अमाउंट होगी जो ओवर टाइम प्रीमियम की वो भी FOH को चार्ज होगी। तो हम लोग जो है वो इसकी एंट्री जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे करेंगे। हम लोग वापस बोर्ड पे जाते हैं, यहां पे हम लोग लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड FOH अकाउंट डेबिट, और पेरोल जो हमने डेबिट किया था पेरोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों हो जाएंगे डेबिट और पेरोल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब पेरोल का अकाउंट जो हमने डेबिट पिछले वाले एंट्री में किया था 2820, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2820, ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब इनमें से जो वर्क इन प्रोसेस है वो डायरेक्ट वेजेस जो है वो तो हम लोग इसको चार्ज करेंगे। तो आप जरा गौर करें कि हम अपने टेबल पे जाते हैं, तो हमने कहा कि ये वाले जो 1, 2 और ये 3 इंप्लॉइज जो हैं ये तीनों क्या हैं, डायरेक्ट इंप्लॉइज हैं, और इनके जो वेजेस होंगे, इनको जो रेगुलर अर्निंग्स हैं इनकी, ये जो रेगुलर अर्निंग्स हैं इनकी, ये हम क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे। तो ये वाले जो रेगुलर अर्निंग्स हैं ये 504 है, 516 है और 660 है, और इन तीनों को जब हम लोग प्लस करेंगे 504 और 516, ये 1020 हो जाएगा, और 1020 में जो है वो 600 मिलाएंगे तो 1620 और
80 जो है वो इनकी अमाउंट बन जाएगी। तो ये जो 1680 की अमाउंट है इन तीनों की इंप्लॉइज की, ये हमारे डायरेक्ट वेजेस हैं। और जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं वो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं। तो अपनी एंट्री के अंदर हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे 1680 की अमाउंट, जो हम लोगों ने अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि ये तीनों इंप्लॉइज हैं जो कि डायरेक्ट इंप्लॉइज हैं, इन तीनों के जो हम वेजेस होंगे इन तीनों को हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका टोटल जो है वो वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट हो जाएगी, वो हम लोग डेबिट कर देंगे। अब इनडायरेक्ट इंप्लॉइज क्या है, ये दोनों इंप्लॉइज इनडायरेक्ट इंप्लॉइज हैं। इन दोनों का जो अमाउंट है 360 और 720, ये दोनों भी, और प्लस ये जो हम लोगों ने ओवर टाइम प्रीमियम भी हमने ये कहा कि ये भी किसको चार्ज करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज होना है। तो इसलिए ये वाली अमाउंट भी, ये 360, 720 और 60 की अमाउंट जो है ये हम लोग क्या कर देंगे, FOH को चार्ज कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी 1080, ये हो जाएगा, और 1080 में प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 1140 जो है वो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो इसको हम लोग जो है वो FOH को चार्ज देंगे, 1140 की अमाउंट इधर आ जाएगी। अब आप जरा इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब देखिए 0, 8 और 4 12, 2 आ गया, 6 और 1 7 और 1 8 आ गया, और 1 और 1 2, 2820 वही वाला टोटल जो है उसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल कर सकते हैं अमंग वर्क इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि यहाँ पे दूसरे कोई भी इंप्लॉइज चूंकि सेल्स के या उसके एडमिन के नहीं थे, इसलिए हम लोग उनको जो सेल्स सैलरीज या एडमिन सैलरीज में ये कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। अदरवाइज हम लोग जब तमाम अमाउंट्स को क्या करेंगे, उसी के मुताबिक सेल्स सैलरीज को भी और एडमिन सैलरीज को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट्स नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों इंप्लॉइज को, इन्हीं दोनों अकाउंट्स को चार्ज करेंगे। जो डायरेक्ट होंगे वो वर्क इन प्रोसेस को चले जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होंगे और इसके अलावा जो प्रीमियम होगा वो भी हम लोग जो है वो FOH को चार्ज करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों ने प्रीमियम जो है वो FOH को चार्ज करना है। इन दिस वे वी कैन हैव दिस एंट्री के हम लोग इसको इस तरीके से जो हम लोग ये वाली एंट्री कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री को समझ के होंगे और आप अपने पास से अब ये वाली एंट्री कर सकते होंगे। अब आखिरी वाली जो फोर्थ एंट्री है वो हमें ये कहता है जी कि आप लोग एम्प्लॉयर के टैक्सेस को भी क्या करें, रिकॉर्ड करें। नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयर टैक्सेस। एम्प्लॉयर के टैक्सेस को रिकॉर्ड करने का, तो याद रखें बेटे, एम्प्लॉयर के जितने भी टैक्सेस होते हैं, कुछ हम लोग टैक्सेस एम्प्लॉई के काटते हैं और कुछ टैक्सेस जो है वो या कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो एम्प्लॉयर कर रहा होता है। तो वो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशंस होती हैं उनको हम लोग FOH को चार्ज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स थे, इसलिए हम लोग इनकी तनख्वाहों के ऊपर जो भी बेनिफिट्स हैं जो कि एक एम्प्लॉयर उनको दे रहा है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उनको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी के एम्प्लॉयर के जो टैक्सेस होंगे वो FOH को चार्ज कर देंगे। FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। ये मैं अगले 13th लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में ये तमाम चीजें जी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए आप लोगों को इसकी एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं। FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और जो भी एम्प्लॉयर टैक्सेस पे करेगा, एम्प्लॉयर कौन कौन से टैक्सेस पे करेगा ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिखाया था और शुरू में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से जो एम्प्लॉयर है वो टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है। ये मैं आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर जाके आपकी बुक में से चेक करवाता हूं कि कौन से टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉयर पे करेगा। हमारी एक्सरसाइज के शुरू के अंदर हमें उसने बता दिया कि कौन से टैक्सेस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं और उनमें से कौन से टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉय पे करेगा और कौन से एम्प्लॉयर पे करेगा। जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये बोथ है, मीन FICA टैक्स दोनों के ऊपर लगता है, एम्प्लॉयर के ऊपर भी और एम्प्लॉय के ऊपर भी। और जो स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट है और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये दोनों लगते हैं सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर, ये एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगते हैं, ये एम्प्लॉयर के ऊपर लगते हैं। और एम्प्लॉयर के ही
जो है वो एक्सपेंस बनता है, हम एम्प्लॉयर की जो है वो कॉस्ट बनती है, तो इसलिए ये दोनों टैक्सेस जो है वो हम एम्प्लॉयर को चार्ज करते हैं। और इसके बाद फेडरल इनकम टैक्स जो है ये सिर्फ एम्प्लॉय को लगता है, तो याद रखें FICA टैक्स दोनों को लगता है, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयर को लगता है, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स सिर्फ एम्प्लॉयर को लगता है, और फेडरल इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय को लगता है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये 4 किस्म के जो आपकी बुक के अंदर टैक्सेस दिए गए हैं, इनकी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, और ये किसको चार्ज होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाते हैं, और मैं यहाँ पे ये वाले टैक्सेस इसी रेट के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप देखें जी के ये स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट 4% है, FICA 8% है, और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट 1% है। तो इसी तरीके से 8%, 4% और 1% हम लोग रिस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करके उसके जो है वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा FICA टैक्स पेएबल, क्योंकि ये हमने गवर्नमेंट को अदा करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, FU, ये नॉर्मली क्या इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं हम लोग, FU फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स FUT पेएबल। ये बेसिकली होता है जी 8%, ये होता है जी 4%, और उसके बाद हो जाए जी SUT पेएबल, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल, ये 1% होता है। तो जो भी आपके वेजेस होंगे, जो आपने टोटल वेजेस कैलकुलेट किए हैं 2820, इसका आपने 8%, इसी का ही आपने 4% और इसी का ही आपने 1% कैलकुलेट कर लेना है। जब आप लोग इसका 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी जी 225.60। फिर आप इसका 4% करेंगे तो ये आ जाएगी जी आपके पास ये जो फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है ये है, हम देख लेते हैं जी ये कितने % है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट है 1% और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट है 4%। तो ये 1% और ये 4% है, ये हमने उलट लिख दिया है। यहां पे आप लोग इसको सही कर लें कि ये बेसिकली क्या है, ये 1% है जी और ये 4% है। और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स 1%, तो 1% लेंगे 2820 का 1% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 28.20, और यही इसी का ही आप 4% ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी 112.80, और जब हम तीनों को प्लस कर लेंगे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 336.60। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयर टैक्सेस की आप एंट्री कर सकते हैं। मैं रिपीट किए देता हूं, आप जितने भी एम्प्लॉयर के टैक्सेस होंगे वो आप FOH को चार्ज करेंगे, FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और जो जो टैक्सेस होंगे उनको आप लोग पेएबल बना के, लायबिलिटी बना के क्रेडिट कर देंगे। FICA टैक्स जो है वो 8% एम्प्लॉयर पे करता है, ये आप 2820 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा 225.60। फिर फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है 1% ऑफ द ग्रॉस अर्निंग्स, तो ये जो ग्रॉस अर्निंग्स थी 2820 की, उसका 1% जो है वो यहाँ पे हमने लिखा 28.20। फिर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो 4% एम्प्लॉयर पे करता है, तो 2820 का 4% जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 112.80 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयर के टैक्सेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो होप सो कि आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द
वेजेस एंड डिडक्शंस एंड एम्प्लॉयर टैक्सेस जो है वो आपको समझ आ गए होंगे, और आप लोग इन्हीं चीजों को यूज करके, इन्हीं अंडरस्टैंडिंग्स को यूज करके आप लोग बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकेंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी मजीद जो है वो इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 311 है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडरबैक की बुक के 15th एडिशन में से। एम्प्लॉइज अर्निंग बाय यूजिंग आर्ली एंड पीस रेट मेथड्स। आर्ली और पीस रेट मेथड को यूज करके हम लोग किस तरीके से एम्प्लॉय अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो उनकी फर्दर एंट्रीज कर सकते हैं, ये मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी तरह का है और उसमें सारी कैलकुलेशन उसी तरह से है, लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस है। उसमें हमें बाज रेट्स जो है वो आर्ली दिए गए हैं और बाज रेट्स जो है हमें पीस रेट दिए गए हैं। तो ये हमारी बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स हमने उसी तरीके से ही करनी है, लेकिन जहां पे आर्ली रेट होगा उसको आर्ली रेट लेना है, और जहां पे हमारे पास पीस रेट होगा उसको हम लोगों ने पीस रेट के साथ कैलकुलेट करना है। ओके, मैं इसी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे चला जाता हूं। मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जी P311, सॉरी ये एक्सरसाइज है हमारे पास E311। E311 तो सबसे पहले हमारे पास हम टेबल बना लेते हैं उसका। एम्प्लॉय के बाद है जी हमारे पास ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फिर हम लोग उसके रेगुलर वेजेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, रेगुलर अर्निंग्स। रेगुलर अर्निंग्स, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ओवर टाइम प्रीमियम, फिर उसके बाद है जी टोटल अर्निंग्स, और उसके बाद जो है वो डिडक्शंस हैं हमारे पास। तो डिडक्शंस में हमने ये कहा जी जो एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है FICA 8% कटता है, फिर इनकम टैक्स जो है वो कटता है, और यहां पे हम लोग इसकी टोटल डिडक्शंस लिख लेते हैं, और यहां पे हम लोग नेट अर्निंग्स लिख लेते हैं जी। ये उसका बेसिकली पूरा टेबल बनेगा। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय है जी ब्राउन डी, फिर उसके बाद है जी डॉर एम, फिर उसके बाद है जी गिंटी डी, फिर उसके बाद जी जैक्स डी, फिर उसके बाद है जॉन्स आर, लुइस सी, और पोमेव जी। ये बेसिकली उसके एम्प्लॉइज हैं। कुछ इसमें से डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट हैं। जैसे मैं यहां पे उसकी कैटेगराइजेशन भी लिख लेता हूं। यहां पे ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, और पहले 4 एम्प्लॉइज डायरेक्ट हैं, और ये इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, और ये भी इनडायरेक्ट है। ये मैंने उनकी कैटेगराइजेशन भी साथ लिख ली। अब इनकी रेगुलर अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनके सबसे पहले आर्स लिखेंगे, फिर इनका रेट लिखेंगे, और फिर इनकी अमाउंट लिखेंगे। ओके, अब इनके सबसे पहले क्या है कि इनके कुछ के आर्स आएंगे और कुछ के पीसीज आएंगे, क्योंकि हर एक जो है वो आर्ली रेट पे नहीं आ रहा, कुछ का पीस रेट पे भी है। पर पीस भी रेट हो सकता है और पर आर भी रेट हो सकता है। ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, कुछ के आर्स आएंगे और कुछ के पीसीज आएंगे। ओके, सबसे पहले वाले के जो है वो आर्स हैं जी 42 आर्स। पहले वाले के 42 आर्स हैं, फिर दूसरे वाले के 48 आवर्स हैं,
तीसरे वाले के 39 आवर्स उसने काम किया है, लेकिन उसने उसके अंदर जो है वो पीसीस भी कुछ कितने बनाए हैं ये उन्होंने हमें गिवन है हमारे पास। उन्होंने कहा जी कि इसके 39 आवर्स हैं। चले मैं यहां पे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए स्पेस को मैनेज कर लेता हूं। यहां पे ये अर्निंग्स के साथ, ओवर टाइम प्रीमियम के साथ, ये रेगुलर वेजेस या अर्निंग्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आवर्स हैं, फिर पीसीस भी लिख लेता हूं यहां पे, फिर रेट है और फिर अमाउंट है। इसके साथ ही फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम में हम लोग यहां पे उनके आवर्स भी और रेट और अमाउंट जो है वो यहां पे लिख सकते हैं। खाली अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, आप लोग इसको इस तरीके से भी। अच्छा, ये 39 आवर्स इसने काम किया और इसने इन 39 आवर्स में 2000 पीसेस बनाए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय है, इसने 40 आवर्स काम किया है और 40 आवर्स में इसने 1800 पीसेस बनाए हैं। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, इसने 40 आवर्स काम किया है, इसने 50 आवर्स काम किया है और इसने 40 आवर्स काम किया है। ये तमाम के आवर्स हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ये मैं आप लोगों को अभी चेक कराता हूं कि ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ये आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन है 42, 48, 39, 40, 40, 50 एंड 40। और प्रोडक्शन यूनिट्स 2000 और 1800 यूनिट्स इनके दिए गए हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये इनका चूंकि इसलिए पीसेस दिए गए हैं कि इनके पीस रेट पे काम करते हैं, ये इनके आवर्सली रेट दिया गया, इनके पीसेस नहीं दिए गए हैं। तो इसी लिहाज से हम लोगों ने इनका रेट भी लिखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इनका रेट्स लिख लेते हैं। तो ये वाला जो पूरा कॉलम है ये हम लोग रेट के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो अभी शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे हमने रेट के कॉलम के अंदर पहले वाले का जो है आवर्ली रेट था 18 पर आवर, और इसका जो है वो 17.6 पर आवर, 17.6 पर आवर। और फिर इसके बाद है जी ये 44 पर पीस। फिर ये है जी 44 पर पीस। इसका पर पीस रेट है, क्योंकि इनके पीसेस दिए गए हैं। ये है जी 800 पर वीक। इसका जो रेट है वो है जी 800 पर वीक। इसको वीकली पे किया जाता है। इसका जो है वो 1600 पर वीक इसको पे किया जाता है। और ये 1400 पर वीक जो है वो इसका रेट है, 1400 पर वीक। अब आप जरा गौर करें कि हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के रेट्स आ रहे हैं। नंबर 1 क्या है, ये आर्ली रेट हैं, दो के जो है यहाँ पे हमारे पास पीस रेट्स हैं, और बाकियों के वीकली वेजेस हैं। इनको हम वीकली रेट अदा कर रहे हैं, हम वीकली उनकी अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से मैं स्पेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा इनको पीछे करके लिख लेता हूं। यहां पे ये है जी 800 पर वीक, ये है 1600 पर वीक, और ये है जी 1400 पर वीक। ओके, अब मैं अमाउंट में लिख लेता हूं। जब मैं 42 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा 756। ये अमाउंट आ गई 756। 17.6 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 48 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 844.8। ओके, फिर उसके बाद मैं 44 पीसेस हैं, 2000 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2000 को 44 जो है वो हम चेक कर लेते हैं जी। अमाउंट उन्होंने रेट किसमें दिया हुआ है, ये 44 नहीं है, 0.44 है जी, 0.44
44 की बजाय हम लोग इसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये है जी 0.44, 0.44। तो 0.44 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 880.0। 1800 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 792.0। अब 800 पर वीक है, तो चूंकि हमने यहाँ पे वीकली वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग इसको जो है वो चाहे ज्यादा आवर्स काम करें या चाहे कम आवर्स काम करें, उनको हम लोगों ने 800 पर वीक ही देना है। तो ये हम लोग कहेंगे जी 800 पर वीक है 0.0। ये 1600 पर वीक कर रहा है काम, तो ये 1600 पर वीक 1600 आ जाएगा। और ये 1400 पर वीक पे काम कर रहा है तो ये 1400 आ जाएगा। और इसको जब आप लोग टोटल करेंगे, ये वाले पूरे कॉलम को जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा जी 7072.80 जो है वो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो इस लिहाज से आप लोग क्या कर सकते हो, आपके रेगुलर वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। मैं रिपीट किए देता हूं, पहले वाला जो एम्प्लॉय था उसका 42 आवर्स उसने काम किया, उसको आर्ली रेट मिल रहा था 18 पर आवर। जब हमने 18 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 756 आ गया। दूसरा एम्प्लॉय था 48 आवर्स इसने काम किया, 17.6 उसका रेट था। 17.6 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 844.8 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड एम्प्लॉय जो था उसने 39 आवर्स काम किया, लेकिन हम लोग उसको आर्ली नहीं पे कर रहे, हम उसको पीस रेट पे कर रहे हैं। तो उसने 2000 पीसीस बनाए, पर पीस उसको मिलेगा 0.44। तो 2000 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 आ जाएगा। इसने जो है वो 40 आवर्स तो काम किया, लेकिन इसने 1800 पीसीस बनाए और 0.44 पर पीस उसको मिल रहा है। तो 1800 को 0.44 से करेंगे, क्योंकि हम आवर्स यहाँ पे जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, यहाँ पे हम आवर्स को यूज नहीं करेंगे। 792 आ गया। अब इन लोगों के भी आवर्स तो दिए गए हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इनको वीकली अदा करना है। इसको हम लोगों ने वीकली पे करना है 800, इसको हमने वीकली पे करना है 1600, इसको हमने वीकली पे करना है 1400। इस लिहाज से हमारे पास जो इनकी जो है वीकली वेजेस आ जाएंगी तमाम एम्प्लॉइज की भी, और टोटल वेजेस भी आ जाएंगे पर वीक जो कि एक कंपनी पे करेगी। ओके, अब उसके बाद आ जाती है जी ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो क्या है जी, उसमें उन्होंने ये कहा डिटरमिन द नेट अर्निंग्स आर्ली वर्कर्स आर पेड टाइम एंड हाफ फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम उनको टाइम एंड हाफ अदा किया जाता है। अब रेगुलर जो उनके आवर्स हैं वो उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिए कि रेगुलर आवर्स कितने हैं। रेगुलर आवर्स जो हैं वो उनके 40 आवर्स पर वीक हैं जो कि वो काम करते हैं, उनका 40 आवर्स पर वीक उनका रेगुलर टाइम है। तो अब इसने 42 आवर्स चूंकि काम किया है तो 2 घंटे इसने ज्यादा काम किया है, मीन उसने ओवर टाइम लगाया है, तो इसलिए इनका जो ओवर टाइम जो है वो आपका आएगा 2 घंटे। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके 1.5 के साथ, तो इसका मतलब बनेगा कि 18 इसका हाफ जो है वो इजाफी पे करेंगे आप। इजाफी आप कितना पे कर रहे हैं ये मैं आपको कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप कह रहे हो जी कि इस एम्प्लॉय ने 2 घंटे ज्यादा काम किया और इसका जो रेट आएगा वो आएगा जिसका हाफ उसने ज्यादा पे करना है इसको। तो इसका 18 उसका रेगुलर रेट था, उसका जो हाफ बनता है वो बनता है 9। तो मेन उसको जो इजाफी अदायगी की जाएगी, इजाफी हम उसको रेट पे करेंगे, दैट इज 9 पर आवर। तो इस लिहाज से 9 2s are 18 उसका जो है वो अमाउंट बन जाएगी, उसको जो हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम के तौर पे अदा करेंगे उस एम्प्लॉय को। फिर उसके बाद इस एम्प्लॉय ने 18 आवर्स ज्यादा काम किया है और इसका जो बनता है वो बनता है जी 17.6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आप जब आप इसको 2 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा जी 2 8s are 16 और 8.8 उसका इजाफी रेट अदा किया जाएगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 8.8, 18 को 8.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 70.40। तो ये हमारे पास जो है वो
उनकी जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम आ जाएगा कि उनको उन दो एम्प्लॉइज को ओवर टाइम हमने कितना अदा किया है। अब इन लोगों ने चूंकि इजाफी कोई भी घंटे काम नहीं किया है और इनको चूंकि हम लोग पीस रेट पे अदायगी कर रहे हैं, इसलिए इनका ओवर टाइम भी कोई नहीं बनता है, सिर्फ इन दो एम्प्लॉइज का ओवर टाइम बनता है। इस लिहाज से हमारे पास जो टोटल ओवर टाइम बना दैट इज 88.40। अब टोटल अर्निंग्स क्या बनेगी, इसकी जो रेगुलर अर्निंग्स हैं, ये वाली रेगुलर अर्निंग्स जो है, रेगुलर वेजेस 756 और ये 18 इसका जो ओवर टाइम प्रीमियम है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो टोटल बन जाएगा 774, तो इसके बनेंगे 774.0। ओके, इसी लिहाज से जब हम लोग इसका 70.4 और 844.8 को टोटल करेंगे तो ये बनेगा जी 915.2। ये इसके पास इसकी टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। इसकी उसी तरीके से 880 आ जाएगा 880.0, ये 792.0 और ये इसी तरीके से 800.0, ये 1600.0 और ये 1400.0 आ जाएगा। और जब हम लोग इन सब को टोटल करेंगे तो इनकी जो टोटल अर्निंग्स बनेगी वो बनेगी 7161.20, ये हमारे पास जो वो टोटल अर्निंग्स बन जाएगी। अब हम लोग 8% हर एक अमाउंट का 8% ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उनका FICA टैक्स बन जाएगा। तो हम लोग 8% कैलकुलेट कर लेते हैं 774 का, तो ये बनता है जी 61.92। फिर उसके बाद 915.2 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 73.22। फिर 880 का आप लोग 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 70.40। 792 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 63.36। फिर उसके बाद 800 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 64.0। फिर 1600 का 8% लेंगे तो 128.0, 1400 का 8% लेंगे तो 112.0। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इन तमाम की। आप इन सबको टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 572.90, 572.90। ओके, अब इनकम टैक्स जो है वो हमारे, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये इनकम टैक्स विद हेल्ड की 80, 84, 110, 100, 100, 240 एंड 120 ये उसने कैलकुलेट नहीं करने के लिए हमें कहा, उसने खुद से कैलकुलेट करके हमें ये अमाउंट्स दे दी हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी 80 है, फिर उसके बाद 84 है और फिर उसके बाद जो है वो 110 है, फिर उसके बाद 100 है, फिर उसके बाद 100 है इसका भी, और फिर उसके बाद 240 इसका है और 120 जो है वो इसका है। और इसी तरीके से जब आप टोटल करोगे तो आप 834 इसकी ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब आप लोग इन दोनों कॉलम्स को ऐड करोगे 61.92 को और 80 को, तो आपके पास टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पे वक्त बचाने के लिए टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट नहीं करता हूं, बल्कि मैं नेट अर्निंग्स सिर्फ लिखता हूं। तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को आप माइनस करोगे 774 में से इन दोनों को, तो आपके पास नेट अर्निंग्स आ जाएंगी। तो आप लोग इसके कर लेते हैं, अगर आप इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा जी 29.1 और 14, 141.92 आ जाएगा। इन दोनों को आप करोगे तो 2 आ जाएगा और 7 आ गया, और फिर उसके बाद 15, 157 आ जाएगा। इन दोनों को आप करोगे तो 180.4 आ गया, 180.4। इन दोनों को आप करोगे तो आ जाएगा 163.36 आ गया। फिर इन दोनों को करोगे तो 164.0 आ गया। इन दोनों को आप करेंगे 240 एंड 128, तो ये आ जाएगा 340 एंड 368 आ गया। इन दोनों को आप प्लस करेंगे 120 एंड 220, 232 आ गया, 232.0 आ गया। और इसी का भी आप इसी तरीके से टोटल कर लेंगे। अब आप लोग नेट अर्निंग्स अगर आप करते हैं तो इनको जब आप लोग टोटल अर्निंग्स में से टोटल डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट अर्निंग्स आ जाएगा। ये बनता है जी 632.08।
इसको जब आप लोग 915.2 में से 157.22 माइनस करेंगे तो ये 757.98 बन जाएगा। 880 में से 180.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 699.60 बन गया। फिर उसके बाद है ये 628.64 बन गया। जब आप लोग 792 में से 163.36 को माइनस करेंगे तो ये 628.64 बन गया। 800 में से 164 को माइनस करेंगे तो ये 636 बन गया। फिर उसके बाद 1600 में से 368 को माइनस करेंगे तो 1232 आ गया। फिर उसके बाद 1400 में से 132 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1168 आ गया। और जब आप इसको टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 5754.3 5754.3 ये आपके पास जो है वो नेट अर्निंग्स आ जाएंगी आफ्टर मेकिंग डिडक्शंस। इन दिस वे यू कैन हैव दिस टेबल। आप इस तरीके से ये तमाम कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं और फिर ये कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसकी जो आप फर्दर एंट्रीज करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एंट्रीज करेंगे। बी पार्ट के अंदर नंबर 1 जो है वो पे रोल को रिकॉर्ड करने के लिए, पे रोल रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग क्या एंट्री करेंगे, पे रोल अकाउंट डेबिट, पे रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो जो डिडक्शंस आपकी होंगी वो आप लोग पेएबल के साथ क्रेडिट कर देंगे। FICA टैक्स पेएबल आप इसको क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल आप इसको क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएगा। अब इनकी अमाउंट्स क्या आएंगी, ये हमने जो टेबल बनाया है इसी में से अमाउंट्स आ जाएंगी। ये जो टोटल अर्निंग्स हैं 7161.20 ये उसकी पेरोल बनती है तो आप लोग इसके साथ डेबिट कर देंगे। 7161.20 जो है ये उसकी जो है वो डेबिट अमाउंट आ जाएगी। और क्रेडिट अमाउंट में आप लोगों ने जो इन्हीं कॉलम्स का आप लोगों ने टोटल लिखना है। FICA है 572.9 और ये है 834 तो ये आ जाएगा जी क्रेडिट में आ जाएगा 572.90 और ये आ जाएगा जी 834.00 और यहाँ पे वेजेस पेएबल की अमाउंट आ जाएगी, वेजेस पेएबल। और वेजेस पेएबल में कितना आ जाएगा, जो आप लोगों ने नेट वेजेस का कॉलम बनाया है 5754.3 ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। 5754.30 इस तरीके से आप लोगों की जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल आ जाएगी। नंबर 2 एंट्री जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए करनी है। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए आप लोग क्या करोगे, जो आपने वेजेस पेएबल क्रेडिट किया था पहली एंट्री में इसको आप डेबिट कर देंगे। वेजेस पेएबल आप डेबिट करोगे और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या करना है, कैश या बैंक के अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे और अमाउंट क्या लिखोगे 5754.30 5754.30। in this way you can have this entry of payment of wages। ये आपने पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री करनी। अब इसके बाद जो सबसे टेक्निकल एंट्री होती है हमारे वेजेस के रिकॉर्ड करते हुए वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस के लिए नंबर 3 जो एंट्री है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस करना है, किन किन को हमने क्या चार्ज करना है। तो हमने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करना है, FOH के अकाउंट को डेबिट करना है। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स हैं इसलिए हम लोग ये सिर्फ 2 अकाउंट यूज करेंगे, लेकिन जब हम लोगों के पास सेल्स सैलरीज होंगी या फिर हमारे पास एडमिन सैलरीज होंगी तो हम लोग फिर सेल्स सैलरीज और एडमिन सैलरीज के अकाउंट को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही 2 अकाउंट आएंगे। और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग, पे रोल के अकाउंट को जो आप लोगों ने पहली एंट्री में आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो आप जरा गौर करें, पहली एंट्री में 7161.20 हमने डेबिट किया था, इसी को आप क्रेडिट कर देंगे। 7161.20 को आप क्रेडिट कर देंगे
और आप इनको आपने डेबिट करना है। तो डेबिट करने के लिए अमाउंट्स क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसकी अमाउंट अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं वर्क इन प्रोसेस की, तो आप देखेंगे कि आपके एम्प्लॉइज की नेचर क्या है, उसके लिहाज से आप क्या करोगे, इसमें वो वाली तमाम चीजें ऐड करते जाओगे, जो उसके डायरेक्ट वेजेस होंगे वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे उसने हमें जो अमाउंट दी हुई है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, ये 4 इंप्लॉइज डायरेक्ट हैं। ये जो 4 इंप्लॉइज डायरेक्ट हैं, इनकी सैलरीज बनती हैं या इनके वेजेस बनते हैं 756, ये तमाम वेजेस इनके बन रहे हैं 756, 844.4, सॉरी 844.8, 880 एंड 792। आप इन तमाम को प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आ जाएगी, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जब हम लोगों ने इन चारों अमाउंट्स को प्लस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आती है, वो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। वर्क इन प्रोसेस को हम चार्ज करेंगे 72.80, ये हमारे पास जो है वो टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। ये जो पहले 4 इंप्लॉइज हैं उनके वेजेस को हम लोग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देंगे। अब बाकी जो इंप्लॉइज हैं और प्लस जो भी हमारा ओवर टाइम प्रीमियम आ रहा है उसको हम लोग FOH को चार्ज कर देंगे। आप जरा गौर करें कि हमने ये कहा कि ओवर टाइम प्रीमियम ये 18 है, 70 है, ये 88.4, ये तमाम इंप्लॉइज को जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये, और प्लस ये वाली जो अमाउंट है जो ओवर टाइम प्रीमियम की है, ये तमाम जो है वो हम लोग FOH को चार्ज कर देंगे एज पर आर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। मैं आपको क्वेश्चन दिखा के आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में उसने हमें ये क्या कहा है कि उसने किस तरीके से चार्ज करना है ये वाली अमाउंट्स को। अज्यूम दैट ओवर टाइम प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल जॉब्स वर्कड ऑन ड्यूरिंग द पीरियड, जितनी भी जॉब्स हुई हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए हम लोगों ने ओवर टाइम प्रीमियम को FOH को चार्ज करना है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो कैलकुलेशन के साथ बनती है अमाउंट 800, 1600, 1400, ये 3000, 3800, 3888.40 जो है वो ये वाली अमाउंट बनेगी। ये हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर जो है वो लिख लेते हैं 3888.40 जो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी अमाउंट इसी तरीके से यहाँ पे ये नजर आ जाएगी। और चौथे नंबर पे हमने जो एंट्री करना थी वो थी जी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के जो टैक्सेस हैं उनकी हम लोगों ने करनी थी एंट्री। तो एम्प्लॉयर के टैक्सेस की एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को आप डेबिट कर देंगे, FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर दें। अब कितनी अमाउंट से ये मैं भी आपको बताता हूं। और इनके एम्प्लॉयर के जो टैक्सेस हैं वो आप क्रेडिट कर दें। एम्प्लॉयर का पहला टैक्स है हमारी बुक के मुताबिक FICA टैक्स पेएबल, फिर उसके बाद है जी फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स FUT टैक्स पेएबल, फिर है जी SUT पेएबल स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल। अब ये 8% है, ये है जी हमारे पास 1% और ये है जी हमारे पास 4%। अब जो हमारे वेजेस हैं जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली 7161.20, इसका आप लोग क्या करोगे 8% ले लेंगे। तो जब आप लोग 7161.2 का 8% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 572.90, 572.90। जब आप लोग इसका 1% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 71.61, और जब आप इसका 4% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 286.45। हमने इस अमाउंट का क्या करना है, इस अमाउंट के ये रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली अमाउंट कहां से आई है, ये जो हमने टोटल पे रोल की अमाउंट कैलकुलेट की थी हमारे टेबल के अंदर, वहां से हम लोगों ने ये वाली अमाउंट लेनी है और उसको रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के टैक्सेस के रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर लेना है। और इन तमाम को जब आप प्लस करोगे तो ये आपके पास डेबिट अमाउंट आ जाएगी, दैट इज 930.96 इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, रिकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर टैक्सेस
एम्प्लॉयर के टैक्सेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग इस एंट्री के जरिए से। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एम्प्लॉयर के टैक्सेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और इन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आप बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग एम्प्लॉय के अर्निंग्स को कैलकुलेट करना और फिर एम्प्लॉय के अर्निंग रिकॉर्ड्स को जो है वो उसकी डिडक्शंस को कैलकुलेट करना और उसके नेट वेजेस को कैलकुलेट करना और फिर उसी कैलकुलेशंस को यूज करके उनकी जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको करना आप लोग सीख के होंगे। और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।